Hello students, very good afternoon. Today we are on lecture 5 of ICDR 2018. तो अभी तक हमने जो 4-5 टॉपिक्स किए हैं, आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे. एप्लीकेबिलिटी, देन फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, देन बुक बिल्डिंग एंड फिक्स प्राइस इशू, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन RHP. और कल जो हमने लिया था दैट वाज रेगुलेशन नंबर 5. ठीक है, रेगुलेशन नंबर 5 में हमने क्लियरली ये देखा था कि एंटिटीज़ जो कि एलिजिबल नहीं होती, यानी बेसिकली हमने इल एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू टेक एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी का मतलब है कि अगर हमें पब्लिक इशू लेकर के आना है तो क्या क्या कंप्लाइंसेस होंगे. यानी कि इफ़ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और कोई डायरेक्टर आपके पास आता है टू चेक कि भाई मेरी कंपनी को IPO लेकर के आना है, देन आप बताइए हम लेकर के आ सकते हैं या नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ दिस ICDR वो रेफर करना पड़ेगा. तो ये जो अपनी 6 रेगुलेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6(1), 6(2) एंड 6(3). सबसे पहले जो हम आज लेंगे दैट इज 6(1). 6(1) को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है कि अगर किसी कंपनी को IPO लाना है then what are the conditions that company has to comply. यानी उस कंपनी को कौन कौन से कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. Now it starts with condition number 1, जिसे मैं बोलूंगी net tangible asset. ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट ये बोलता है कि कंपनी के पास नेट टेंजिबल असेट कितने के होने चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ के होने चाहिए इन प्रिसीडिंग 3 full years and maximum 50% to be held in monetary form. Now I am reading from your compiler. Point number 1 of eligibility, it has net tangible asset of at least 3 crore calculated on restated and consolidated basis in each of the preceding 3 full years, of which not more than 50% are held in monetary assets in monetary form. तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको 3 साल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ 17-18, 18-19 और 19-20 ये डेटा है हमारे पास. तो हमें कंपनी का नेट टेंजिबल असेट देखना है जो कि कितने का आना चाहिए, एटलीस्ट 3 CR. इतने का तो आना ही चाहिए. अगर ये ऐसे है कि 17-18 में तो 3 CR है, 18-19 में है 2 CR और 19-20 में है 5 CR. तो क्या कंपनी कंडीशन फुलफिल कर रही है? कंपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इसने, इन प्रीसीडिंग 3 full years, यानी हर साल 3-3 करोड़ का होना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली यू नीड टू चेक एटलीस्ट 3 CR in each 3 full years. Then maximum 50%, not more than, maximum 50% to be held in monetary form. monetary form का मतलब है लिक्विडिटी कंपनी के पास कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 50% ऑफ दिस. ठीक है, 50% ऑफ दिस. मैक्सिमम नेट टेंजिबल असेट का 50% कैन बी हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म. तो एक एक टर्म दोबारा करते हैं. नेट टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट का मतलब है यू हैव टू एक्सक्लूड इनटेंजिबल असेट. इनटेंजिबल असेट कौन से होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डिफाइंड है, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया. इनको हटा करके जो कंपनी के असेट्स हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 3 करोड़ के होने चाहिए तीनों साल. ठीक है. दूसरी चीज, मैक्सिमम जो मॉनेटरी फॉर्म लिक्विडिटी कितनी हो सकती है इस नेट टेंजिबल असेट का, मैक्सिमम 50%. अब यहाँ पे 2 कंडीशन ये बोलता है. कंडीशन नंबर 1, सो प्रोवाइडेड करके देखिएगा, कंडीशन दे रखी है, प्रोवाइडेड इफ मोर देन 50% ऑफ नेट टेंजिबल असेट आर हेल्ड इन मॉनेटरी assets, the issuer has utilized or made firm commitments to utilize such excess monetary assets in business or project. More than 50% held in monetary form.
अगर 50% से ज़्यादा मॉनेटरी फॉर्म है तो एक्सेस टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट। आपको जो एक्सेस है या तो आपने यूटिलाइज कर लिया हो या फिर आपको फर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा कि जो एक्सेस अमाउंट है दैट वी विल यूटिलाइज फॉर आवर प्रोजेक्ट। भाई जब खुद के पास पैसा है, लिक्विडिटी है, तो यू शुड यूटिलाइज इट। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए ये तो आपको नेट टेंजिबल एसेट दे रखे हैं 3-3 करोड़ के, ठीक है। फिर आपको दे रखा है मॉनेटरी फॉर्म। मॉनेटरी फॉर्म में आपके लिए लिख रखा है 1.5 करोड़, 1.6 करोड़ एंड 1.4 करोड़, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे मैक्सिमम 50% सही है। यहाँ पे एक्सेस है कितना, 1 का एक्सेस है, यहाँ पे भी सही है। तो ये एक्सेस जो अमाउंट है वो कंपनी को कहाँ लगाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। या तो कंपनी लगा चुकी है या फिर अगर नहीं लगाया तो फर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ हम ये जो पैसा है, जो एक्सेस हमारे पास लिक्विडिटी है, दैट वी विल यूटिलाइज फॉर आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा, जिसके लिए हम फंडिंग ले रहे हैं, जिसके लिए हम फंड्स रेज कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, provided further that the limit of 50% on monetary assets shall not be applicable in case of IPOs made entirely through offer for sale, not applicable। ये जो 50% वाली कंडीशन है, it is not applicable in case of ऑफर फॉर सेल IPO। यानी अगर आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या था, जिसमें सेलिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा सरेंडर करते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैसा उनके पास आएगा, कंपनी के पास नहीं आता। जो मैंने आपको समझाया था कि पेड अप इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर पूरा का पूरा IPO वाया ऑफर फॉर सेल है तो आपके ऊपर ये जो 50% वाली कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई आपकी नेट टेंजिबल असेट की। नेट टेंजिबल असेट मैं फटाफट रिपीट कर रही हूँ, एटलीस्ट आपके 3 करोड़ के होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स, और मैक्सिमम मॉनेटरी फॉर्म कितना हो सकता है, दैट इज 50%। मॉनेटरी फॉर्म का मतलब है लिक्विडिटी, टेंजिबल असेट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, कंडीशंस 2 दे रखी हैं। अगर 50% से ज्यादा मॉनेटरी फॉर्म है तो एक्सेस आपको कहाँ यूज करना है, प्रोजेक्ट में यूज करना है आपने। और ये 50% वाली जो कंडीशन है, दिस 50% कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस अगर आपका IPO ऑफर फॉर सेल के थ्रू आता है। तो पहली कंडीशन हो गई अपनी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यानी सबसे पहले बैलेंस शीट आते ही 3 साल का डेटा लेना है हमें कंपनी से, और कंपनी में ये चेक करना है उसके नेट टेंजिबल एसेट कितने हैं। अगर नेट टेंजिबल एसेट ही कम है तो कंपनी IPO नहीं लेकर के आ सकती। दूसरी चीज ये चेक करनी है मॉनेटरी फॉर्म कितना है। अगर मॉनेटरी फॉर्म 50% तक है कोई बात नहीं, अगर उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस को जिस प्रोजेक्ट के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं उसमें यूज करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर हम फ्रेश इशू ला ही नहीं रहे, हम तो ऑफर फॉर सेल के थ्रू IPO लेकर के आ रहे हैं, तो ये 50% वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हो गया अपना नेट टेंजिबल एसेट। नाउ वी मूव टू सेकंड पॉइंट, आई होप यू हैव नोटेड। सो B पॉइंट आई टेक दैट रिलेट्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या बोलता है, इट हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शुरू में ही बोल दिया एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़, एटलीस्ट 15 करोड़, calculated on restated and consolidated basis during preceding 3 years, during preceding 3 years, with operating profit in each year, with operating profit in each year। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से ही लेते हैं इसको। 17-18
18, 19, 19, 20 ये डेटा है हमारे पास। 17, 18 का प्रॉफिट है 20, 19, 20 का भी 20 और 18, 19 का भी 20 और 19, 20 का भी 20 CR। व्हाट इज द एवरेज? 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़। तो ये क्या बोल रहा है, आपका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आना चाहिए? एटलीस्ट 15 करोड़ का आना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। इस फिगर को हटा दो और यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये 20 वाला नोट कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे किसी साल 15 से कम है, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 2 साल तो 25-25 करोड़ और 1 साल 13 करोड़। अगर इनका एवरेज 15 करोड़ आ रहा है तो अगेन यू आर एलिजिबल। तो फर्स्ट ये वाला एग्जाम्पल हो गया, सेकंड ये वाला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, 2 साल 25-25, तीसरे साल 13 करोड़। तो अगर आपका एवरेज 15 करोड़ या उससे ऊपर का आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, 25 लॉस 2 करोड़, अब एलिजिबल हो? नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ईयर, यानी यू शुड हैव प्रॉफिट इन ईच ईयर। अगर किसी साल लॉस हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल 20-20-20 है ना, तो यानी ये क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट आपका 3 साल का कितना आना चाहिए? 15 करोड़ का आना चाहिए, ठीक है। इरिस्पेक्टिव, किसी साल 10 हो सकता है, किसी साल डायरेक्ट 50 हो सकता है, किसी साल 30 हो सकता है, एवरेज 15 आ गया, बात बन गई। लेकिन विथ प्रॉफिट इन ईच 3 ईयर, यानी तीनों साल डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। अगर किसी साल लॉस हो गया, जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट नेट टेंजिबल असेट की हो गई, सेकंड हो गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। I hope you must have noted. So now we move to third condition. That third condition is very simple. Net worth of rupees 1 crore. It has a net worth of at least rupees 1 crore. So C condition is net worth of rupees 1 crore at least in 3 preceding full years। सारे यहाँ पे एवरेज नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट की तरह है, इंटेंजिबल असेट टेंजिबल असेट की तरह है ये वाला पॉइंट, कि बेसिकली यू शुड मेंटेन नेट वर्थ ऑफ रुपीज 1 करोड़ फॉर 3 फुल ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। अब आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो डी पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। इफ it has changed name, it से मतलब है company, if it has changed its name within last 1 year, at least 50% of the revenue calculated on restated and consolidated basis for preceding 1 full year has been earned by it from activity indicated by its new name। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, या आपके पास एक क्लाइंट आया जो जिसने पिछले साल अपना नाम चेंज किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हर कंपनी नाम चेंज नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी नाम चेंज करेगी। नाम चेंज करने का स्पेसिफिक कई बार कारण हो जाता है, जैसे कि हम कोई नया बिजनेस, नई एक्टिविटी, नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नया। तो अभी तक हम कर रहे थे लैंड एंड बिल्डिंग का काम, अब हम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में आ रहे हैं। या फिर अभी तक हम हार्डवेयर का काम कर रहे थे, अब हम सॉफ्टवेयर में भी आ रहे हैं, वेरी लिंक्ड। तो सॉफ्टवेयर में आ रहे हो तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा? अभी तक तो नाम था ABC हार्डवेयर्स लिमिटेड करके, तो क्या इंप्रेशन आता है कि हार्डवेयर में ही काम कर रहे हैं। पर क्योंकि अब आप सॉफ्ट टेक्नोलॉजी और इनमें भी काम कर रहे हो, तो हाउ वुड पब्लिक रिकग्नाइज दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग इन सॉफ्टवेयर? तो वॉट यू डिड, आपने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रख लिया XYZ सॉफ्टवेयर्स,
एंड हार्डवेयर्स या सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड या टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नाउ यू आर इनटू न्यू बिजनेस। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम, कंपनी ने अगर नाम चेंज किया है, कब, इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में कंपनी ने अगर नाम चेंज किया है, देन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, कंपनी का जो भी रेवेन्यू हो रहा है उसका 50% शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछले साल मेरा जो रेवेन्यू है वो था 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ का रेवेन्यू था, तो एटलीस्ट 50% मेरे सॉफ्टवेयर बिजनेस से आना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो पब्लिक है वो पुराना एक्टिविटी देख करके मुझे पैसा दे देगी, तो ये तो गलत बात हो गई ना। पता नहीं नए में मैं कैसा कर रही हूँ, नए बिजनेस को कैसे हैंडल कर पा रही हूँ, नए एक्टिविटी को कैसे कर रही हूँ। तो ये पॉइंट एप्लीकेबल ही तब होगा अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है। सो डोंट वरी कि हर केस में एप्लीकेबल हो। कंपनी ने अगर नाम चेंज किया है पिछले 1 साल में, तो जो भी कंपनी का रेवेन्यू है पिछले 1 साल का, उसका एटलीस्ट 50% शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। यानी आप जो नई एक्टिविटी कर रहे हो, उस जो रेवेन्यू है उस साल का, उसका एटलीस्ट 50% नई एक्टिविटी से आना चाहिए, ठीक है, ताकि पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई जो नई एक्टिविटी कर रहे हैं ये भी सही कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये हमारे सारे कंडीशंस हो गई, जिसमें कि एक टर्म बार बार आ रही है, रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, हर बार आई, तो हम उसको भी देख लेते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। So let's take what is the meaning of restated and consolidated basis. Restated and consolidated basis का मतलब होता है restated and consolidated basis। ये एक नई चीज हुई है 2018 की रेगुलेशन में। तो रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है, रीस्टेटेड का मतलब होता है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी कैलकुलेशन है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। यानी जो भी नेट टेंजिबल असेट या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या आपका नेटवर्थ, इट शुड बी कैलकुलेटेड एज पर एप्लीकेबल AS। हम बोले उस टाइम पे जो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से 15 आ रहा है, अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं आ रहा, या उस टाइम हमने मिस कर दिया, इस टाइम पे आ रहा है, इस टाइम पे नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। जो भी एग्जिस्टिंग आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन है, ये जो चाहे नेट टेंजिबल असेट का है 3 करोड़ फुलफिल होना चाहिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15 करोड़ का फुलफिल होना चाहिए, नेटवर्थ है 1 करोड़ का फुलफिल होना चाहिए। यानी सारे कैलकुलेशंस, और ये चाहे रेवेन्यू है वो भी आपका एज पर रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस होना चाहिए। रीस्टेटेड यानी एज पर एप्लीकेबल, कि मैं अगर 2017-18 की बात कर रही हूँ और उस टाइम का नेट टेंजिबल असेट कर रही हूँ और आज चल रहा है 2020, तो ये नहीं कि अच्छा उस टाइम पे तो आ रहा था क्योंकि उस टाइम का AS अलग था या कुछ ऊपर नीचे हुआ है। यानी कि एज पर एग्जिस्टिंग AS इट शुड फुलफिल, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका ये पर्टिकुलर फिगर्स आने चाहिए। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इफ योर कंपनी हैज सब्सिडियरीज देन कंसोलिडेटेड, कंपनी अकाउंट्स में आता है ये टर्म, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो यानी आपका जो कैलकुलेशन होगा वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का होगा। आपके जो नेट टेंजिबल असेट देखे जाएंगे
वो सिर्फ आपके ही नहीं, अगर आपकी कोई सब्सिडियरी है उसके भी लेकर के 3 करोड़ के आने चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा है कंसोलिडेटेड का मतलब है कि आपकी सब्सिडियरी भी इंक्लूड होएगी, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। तो जो भी कैलकुलेशन होगा दैट शुड बी ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। सो ये हुई हमारी 6.1 की कंडीशंस। मैं फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ, बहुत सिंपल है। 6.1 नेट टेंजिबल एसेट कितने के होने चाहिए? एटलीस्ट 3 करोड़ के, 3 फुल ईयर्स। मैक्सिमम कितना? मॉनेटरी फॉर्म 50%। एक्सेस है तो यूज फॉर प्रोजेक्ट। पूरी कंडीशन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल। कंडीशन नंबर 1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, जो आपके ऑपरेशंस से जो आ रहा है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का होना चाहिए? एवरेज 3 इयर्स का कितना आना चाहिए? 15 करोड़ विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ईयर, हर साल प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन नेटवर्थ, बड़ी सिंपल है, कितने की होनी चाहिए? 1 CR फुल 3 इयर्स, फुल 3 इयर्स। एंड लास्ट, नेम चेंज अगर किया है कंपनी ने, इफ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम देन 50% रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम न्यू एक्टिविटी। यानी कि ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल भी तब होगा जब अगर आपने नाम चेंज किया है तब, अदरवाइज नहीं होगा। आपको सिंपल 3 पॉइंट्स चेक करने हैं, तो इनको फटाफट नोट कर लीजिए। एंड एवरी कैलकुलेशन शेल बी ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, जिसका मैं मीनिंग आपको बता चुकी हूँ। अब हम लेते हैं 6.2, जो कि ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो क्या हम पब्लिक इशू नहीं लेकर के आ सकते? आंसर इज नो, हम लेकर के आ सकते हैं। देन वी कैन ब्रिंग पब्लिक इशू थ्रू 6.2, ठीक है। कौन से? 6 सब रेगुलेशन 2। So what is 6.2? Now we take 6 sub-regulation number 2, ठीक है। 6.2 क्या बोल रहा है? अगर above conditions fulfill नहीं होती, यानी 6.1 की conditions, so what is mentioned? An issuer not satisfying the conditions stipulated in sub-regulation 1, that is 6.1, shall be eligible to make an initial public offer only if, अब यहाँ से condition आते हैं, issue is made through book building process. Issue is made through book building process. यानी आपको इश्यू कैसे लेकर के आना पड़ेगा? थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग क्या था? जिसमें हम प्राइस रेंज देते हैं, प्राइस नहीं देते, प्राइस रेंज देते हैं, या प्राइस डिस्कवर करते हैं थ्रू बिट्स, ठीक है। तो यानी कि अगर आप फर्स्ट 6.1 की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे बट स्टिल यू वांट टू गो फॉर IPO, देन हाउ यू कैन ब्रिंग द पब्लिक इशू? कि पब्लिक इशू जो लाओगे वो बुक बिल्डिंग से लाओगे, फिक्स प्राइस पे नहीं ला सकते, यानी यू हैव टू गिव द प्राइस बैंड। सेकेंड कंडीशन, एंड है बीच में, only if the issue is made through book building process and issuer undertakes to allot at least 50%, allots at least 75%
ऑफ नेट ऑफर टू QIB, यानी कि जो इश्यू आपका आ रहा है, ठीक है, जो इश्यू आपका आ रहा है उसका 75% एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट यानी मिनिमम 75% आपको किसको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा QIB कैटेगरी को। इन्वेस्टर के थे ना 3 तरीके के, रिटेल, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड QIB। तो ये क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन तो ये कि बुक बिल्डिंग के थ्रू लाएंगे, और जो आपका नेट ऑफर है, नेट ऑफर मीन्स ऑफर टू द पब्लिक एक्सक्लूडिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन, ठीक है, ये नेट ऑफर की अभी डेफिनेशन आएगी हमारे पास। तो बेसिकली जो हम ऑफर लेकर के आ रहे हैं उसका 75%, कितना, 75% आपको किसको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, QIB कैटेगरी के इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल की। अगर नहीं की, इफ यू फेल, देन आगे क्या लिखा है, एंड टू रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी, फुल यानी जितना भी पैसा आया, फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ फेल्स टू डू सो, रिफंड फुल सब्सक्रिप्शन if fails to do so, यानी अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हो तो देन you have to refund whatever amount, full amount you have received, ठीक है। तो यानी अगर हम 6(1) को फुलफिल नहीं कर पाए तो इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल टू यू, आंसर इज यस। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो सुन लीजिए। एक बैलेंस शीट आ गई लंबी चौड़ी, 3 साल का डेटा, नेट टेंजिबल एसेट दे रखा है और ऐसे करके दे रखा है, और ऊपर लिख दिया इन लैक्स। अरे बाप रे, वही हालत खराब है ना। तो बहुत पेशेंटली उसको देखना है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, वो जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा उसका बहुत आसान सा आंसर होगा कि 3 साल का डेटा दे रखा है, नेट टेंजिबल एसेट देखिए, और उसमें फर्दर ये देखिए 3 करोड़ को फुलफिल कर रहा है या नहीं। फिर उसमें दे रखा होगा मॉनेटरी फॉर्म, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या चेक करना है, 50% से ज़्यादा अगर है तो उस ज़्यादा वाले को हमें क्या कहाँ यूज़ करना है, प्रोजेक्ट में। दूसरी कंडीशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा होगा आपको 3 साल का, आपको क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। 15 करोड़ या उससे ऊपर आ रहा है, फुलफिल, ठीक है, 15 करोड़ या उससे ऊपर आ रहा है तो फुलफिल। अगर किसी साल में लॉस दे रखा है, ठीक है, नहीं होगी फुलफिल। तीसरी कंडीशन क्या देखनी है, नेटवर्थ, वो देखो 1 करोड़ है या नहीं है, वो भी दे रखी होगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और क्वेश्चन फर्दर ये बोलता है कि चेक वेदर 6(1) कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट, है ना, वो आपने चेक कर लिया, और फिर फर्दर क्वेश्चन ने ये बोला कि कंपनी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ 6(1), देन व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू द कंपनी फॉर ब्रिंगिंग पब्लिक इशू। यानी अगर 6(1) की कंडीशन कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है तो क्या कंपनी IPO लेकर के आ सकती है, तब आपका आंसर होगा यस। यस, और कैसे लेकर के आ सकती है, कौन कौन सी कंडीशन, 6(2) बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस मैंने लिख दिया है आपको, हमने किया भी था इसका एक न्यूमेरिकल। सेकंड, एंड करके अलॉट्स एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू QIB कैटेगरी, यानी आपको 75% मिनिमम किसको अलॉट करना पड़ेगा, QIB कैटेगरी को। एंड टू रिफंड इन केस ऑफ फेलियर, यानी जितना पैसा आया है वो पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ जाएगा इन केस ऑफ फेलियर, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो यहाँ तक हमारी 6(1) और 6(2) हो गई। अब जो 6(3) है, आई थिंक ये हैवी डोज हो गया होगा आपको। तो 6(3) जो है, 6(3) नया एडिशन हुआ है अभी, जिसमें कि SR एक नई चीज़ है, सुपीरियर राइट्स, इसके बारे में दे रखा है, तो वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो फिलहाल के लिए प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू करिए, इसको समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है। हमने सिंपल एलिजिबिलिटी की है जिसमें हमने 2 पॉइंट्स किए हैं, 6(1) एंड 6(2). 6(1) अगर फुलफिल नहीं होता है तो 6(2) के थ्रू हम IPO लेकर के आ सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। 5 रेगुलेशन से प्लीज़ अब इसको रेगुलरली अच्छे से करिएगा। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।